तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव द न्यू वर्ल्ड नाम की इस मूवी के बारे में। मार्वल स्टूडियो की हमें 2024-25 में बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है। तो ये अपकमिंग मूवी है हमें एक तरह से देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। जी दोस्तों 14 फरवरी 2025 इसकी रिलीजिंग डेट है। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके टीजर ट्रेलर फैक्ट अपडेट एक्सप्लेनेशन, क्या स्टोरी हमें पिछले पार्ट में देखने को मिली थी और क्या देखने को मिल सकती हैं। तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र सैम विल्सन बटा कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जिसे मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह कैप्टन अमेरिका फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्त टेलीविजन मिनी सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 की निरंतरता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 35वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन जूलियस ओना ने किया है और इसकी पटकथा मैल्कम स्पेलमैन और डालन मुसन और मैथ्यू ऑर्टन की लेखन टीम ने लिखी है। इसमें एंथनी मैकी ने सैम विल्सन बटा कैप्टन अमेरिका की भूमिका उनके साथ डैनी रामिरेज, कार्ल लुम्बली, टिम ब्लेक नेल्सन, शिरा हास, हैरिसन फोर्ड और लिव टायलर है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 ने क्रिस इवांस द्वारा स्टीव रोजर्स की भूमिका वाली कैप्टन अमेरिका ट्रायोलॉजी का अंत किया। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में मैकी के विल्सन नए कैप्टन अमेरिका बने और अप्रैल 2021 तक स्पेलमैन और मुसन, दोनों श्रृंखला के लेखक, द्वारा एक नई कैप्टन अमेरिका फिल्म लिखी जा रही थी। मैकी ने अगस्त में हस्ताक्षर किए, ओना जुलाई 2022 में शामिल हुए और उस महीने के अंत में शीर्षक का खुलासा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में हुआ। अतिरिक्त कलाकार सदस्य बाद में 2022 में शामिल हुए, जिनमें से कुछ प्रारंभिक MCU फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क 2008 से लौट आए। वाशिंगटन DC में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ अटलांटा, जॉर्जिया में ट्रिलिथ स्टूडियो में मार्च से जून 2023 तक फिल्मांकन हुआ। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को MCU के 5वें चरण के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 फरवरी 2025 को रिलीज किया जाना है। ढालना: सैम विल्सन बटा कैप्टन अमेरिका के रूप में एंथनी मैकी, एक एवेंजर और पूर्व पैरारेस्क्यूमैन, जिसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए विंग पैक का उपयोग करके हवाई युद्ध में सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक निर्माता नेट मूर ने कहा कि विल्सन का कैप्टन अमेरिका रॉकी फिल्म श्रृंखला के रॉकी बाल्बोआ के समान एक अंडरडॉग था, क्योंकि उसके पास पिछले कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स की क्षमताएं या सहयोगी नहीं थे और उसे बिना समर्थन के दावा करने के बाद इसे अर्जित करना होगा। 2 निर्देशक जूलियस ओनाह ने कहा कि फिल्म विल्सन को कैप्टन अमेरिका के रूप में नेता बनने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाएगी। 3 मैकी ने कहा कि विल्सन एक आलोचनात्मक कैप्टन अमेरिका नहीं होगा और एक अच्छा आदमी होने या एक बुरा आदमी होने की एक अलग समझ रखता है। 4 उन्होंने फिल्म में अपने चित्रण की तुलना टुपैक शकूर के गीत हिट एम अप 1996 से की। 5 डैनी रामिरेज, जोकिन टोरेस बटा फाल्कन, अमेरिकी वायुसेना में एक प्रथम लेफ्टिनेंट जो अतीत में विल्सन के साथ काम कर चुका है और अब विल्सन के फाल्कन की पूर्व भूमिका को संभालता है। 6-7 मैकी ने कहा कि विल्सन का टोरेस के साथ रिश्ता एक समान दोस्ती का था, जबकि पिछली परियोजनाओं में विल्सन रोजर्स की प्रशंसा और बकी बार्न्स को नापसंद करते थे। 8 मैकी ने रामिरेज को यह बताने में सहायता की कि फाल्कन पोशाक को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहना जाए। 9 कार्ल लुम्बली, इसायाह ब्रैडली, एक अफ्रीकी अमेरिकी कोरियाई युद्ध के अनुभवी और सुपर सैनिक जिन्हें 30 साल तक कैद में रखा गया और उन पर प्रयोग किए गए। 6 जब कुछ खास संगीत से उन्हें ट्रिगर किया जाता है तो वह एक नियंत्रित सुपर सैनिक बन जाते हैं। 8 टिम ब्लेक नेल्सन सैमुअल स्टर्न्स बटा लीडर के रूप में एक सेलुलर जीव विज्ञानी जो द इनक्रेडिबल हल्क 2008 की घटनाओं के दौरान गलती से ब्रूस बैनर के खून से संक्रमित हो गया था, जिससे उसे अलौकिक बुद्धि प्राप्त हुई। 6-10 स्टर्न्स को फिल्म में शामिल करना उन कारणों में से एक था
जिनकी वजह से ओनाह को इस काम में दिलचस्पी थी। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है वह विल्सन का अच्छा विरोधी होगा। 10. नेल्सन ने कहा कि फिल्म में लीडर का लुक अधिक कॉमिक होगा। 11. शिरा हास रूथ बटा सबरा के रूप में एक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी। 6. 8. यह घोषणा कि कॉमिक्स में एक इजरायली सुपर हीरोइन का किरदार फिल्म के लिए अनुकूलित किया जाएगा, लोगों की आलोचनाओं को जन्म दिया, जिनका मानना था कि इससे फिलिस्तीनियों और अरबों के नकारात्मक रूढ़िवादी चित्रण होंगे। कॉमिक्स में वह मोसाद की सदस्य है और कुछ अरब चरित्र जिनके साथ वह बातचीत करती है उन्हें स्त्रीद्वेषी, यहूदी विरोधी और हिंसक के रूप में चित्रित किया गया था। 12. सबरा नाम का इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनियों के लिए भी अलग अलग अर्थ है। 13. 14. फिलिस्तीनी अमेरिकी लेखक और विश्लेषक यूसुफ मुनैयर ने कॉमिक्स संस्करण से महसूस किया कि चरित्र की फिल्म में सकारात्मक भूमिका नहीं हो सकती है और कहा कि इजरायली जासूसों को नायकों में बदलना असंवेदनशील और अपमानजनक था। जवाब में मार्वल स्टूडियोज ने कहा कि फिल्म चरित्र के लिए एक नया दृष्टिकोण अपना रही है, जैसे कि अन्य कॉमिक्स पात्रों को एमसीयू में लाए जाने पर आधुनिक दर्शकों के लिए फिर से कल्पना की गई थी। 12. हैरिसन फोर्ड थैडियस थंडरबोल्ट रॉस के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। 8. वह पहले अमेरिकी सेना के जनरल और फिर अमेरिकी विदेश मंत्री थे। 15. 16. मूर ने कहा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 की घटनाओं के कारण विल्सन और रॉस के बीच स्वाभाविक चिंगारी होगी। 17. लेकिन निर्माता केविन फीगे ने कहा कि अब उनका गतिशील बदल गया है क्योंकि वे क्रमशः कैप्टन अमेरिका और राष्ट्रपति है। 15. और फिल्म में रॉस एवेंजर्स के पुनर्निर्माण के लिए विल्सन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। 18. फोर्ड मूल अभिनेता विलियम हर्ट की जगह लेते हैं, जिन्होंने 2022 में अपनी मृत्यु तक एमसीयू में चरित्र को चित्रित किया था। सॉल लिव टाइलर बेटी रॉस के रूप में एक सेलुलर जीव विज्ञानी और थैडियस की बेटी। 19. इसके अतिरिक्त जोशा रोकमोरे 20, सेथ रोलिंग्स 21, रोजा सालाजार 22 और जियानकार्लो एस्पोसिटो को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। उत्पादन विकास यह भी देखें द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 कैप्टन अमेरिका ट्रायोलॉजी का निष्कर्ष था। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 के बाद, जिसमें क्रिस इवांस ने स्टीव रोजर्स की भूमिका निभाई थी। 24. सिविल वॉर इवांस की आखिरी अनुबंधित स्टैंडअलोन कैप्टन अमेरिका फिल्म थी। 25. लेकिन वह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम्स 2019 से परे अपने अनुबंध को बढ़ाने के लिए तैयार थे। 26. जनवरी 2021 में इवांस कथित तौर पर कम से कम एक परियोजना में स्टीव रोजर्स की भूमिका को फिर से करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब थे। इवांस की भागीदारी को उसी तरह कहा गया था। अक्टूबर 2018 तक मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस के लिए एक सीमित श्रृंखला विकसित कर रहा था, जिसमें एमसीयू फिल्मों से एंथनी मैकी के सैम विल्सन बटा फाल्कन और सेबस्टियन स्टेन के बकी बार्न्स बटा विंटर सोल्जर शामिल थे। मैल्कम स्पेलमैन को श्रृंखला के मुख्य लेखक के रूप में काम पर रखा गया था। 29. 30, जिसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2019 में द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के रूप में घोषित किया गया था। 31. एंडगेम में रोजर्स द्वारा अपनी ढाल और कैप्टन अमेरिका की विरासत विल्सन को सौंपने के बाद। 32. श्रृंखला में विल्सन को इस विरासत को स्वीकार करते हुए और एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इसके निहितार्थों को स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। श्रृंखला के प्रीमियर से पहले मैकी ने कहा कि दूसरे सीजन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वह अगली बार कोविड-19 महामारी के कारण एमसीयू फिल्म में कब दिखाई देंगे। 34. कार्यकारी निर्माता नेट मूर ने कहा कि यह सीरीज सदाबहार विषयों की खोज करती है, जो आगे की खोज के लिए खुद को उधार देती है और संभावित दूसरे सीजन के लिए विचार स्थापित करती है। 35.
फीगे ने कहा कि एक और क्या हो सकता है, इसके लिए विचार थे, लेकिन मार्वल का इरादा सीरीज को पहले एमसीयू फिल्मों में ले जाने का था, जैसा कि उन्होंने साथ ही डिज्नी प्लस सीरीज वांडाविजन 2021 के साथ किया था। 36 अप्रैल 2021 में द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंतिम एपिसोड के रिलीज होने के बाद स्पेलमैन और सीरीज के लेखक डालन मुसन को चौथी कैप्टन अमेरिका फिल्म लिखने का पता चला, जो विल्सन की कहानी को जारी रखती है। 37 इवांस की रोजर्स के रूप में वापसी की रिपोर्ट एक अलग परियोजना में आने की उम्मीद थी। 38 मैकी ने कहा कि वह द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की किसी फिल्म या दूसरे सीजन की किसी भी योजना से अनजान थे, लेकिन यह देखने के लिए उत्साहित थे कि आगे क्या होगा। 39 और कहा कि उनके लिए एक एमसीयू फिल्म का शीर्षक होना, विशेष रूप से एक अश्वेत अभिनेता के रूप में, स्मारकीय होगा। 40 मैकी ने अगले कुछ महीनों में फिल्म में अभिनय करने के लिए एक सौदे पर बातचीत की। 41 और आधिकारिक तौर पर अगस्त में हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने कहा कि वह स्टेन और उनके सहकलाकार डैनियल ब्रूहल के साथ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का दूसरा सीजन बनाने के लिए उत्साहित थे। पूर्व उत्पादन मैकी ने कहा कि यह फिल्म द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर भाग 2 नहीं होगी और इसमें एक नई कहानी और नए किरदार होंगे। 8 जुलाई 2022 में जूलियस ओना को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 44 शीर्षक को कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2022 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रकट किया गया था और फिल्म को 3 मई 2024 की रिलीज की तारीख दी गई थी, जिससे यह एमसीयू के चरण 5 का हिस्सा बन गया। 45 उपशीर्षक जो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का नाम भी है। 46 राजनीति, पेशेवर कुश्ती और विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों के साथ साथ यहूदी विरोधी बयानबाजी में इसके उपयोग के लिए जाना जाता था। 47 48 49 और इसे एक विवादास्पद विकल्प माना जाता था। 48 सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में डैनी रामिरेज और कार्ल लुम्बली को द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जोकिन टॉरेस और यशायाह ब्रैडले की अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। टिम ब्लेक नेल्सन को एमसीयू फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क 2008 से सैमुअल स्टर्न्स बटा लीडर के रूप में लौटने के लिए तैयार किया गया था और शिरा हास को कॉमिक बुक के चरित्र सबरा के रूप में लिया गया था। ओना ने फिल्म को एक पागल थ्रिलर के रूप में वर्णित किया। 6 और कहा कि फिल्मांकन 2023 की शुरुआत में शुरू होगा। 3 अगले महीने एबव द लाइन के जेफ स्नेडर ने बताया कि हैरिसन फोर्ड को इस फिल्म के साथ साथ थंडरबोल्ट्स 2025 में थैडियस थंडरबोल्ट रोस के रूप में लिया गया था। 2022 में उनकी मृत्यु तक चरित्र को एमसीयू में विलियम हर्ट द्वारा चित्रित किया गया था। 50 दोनों फिल्मों में फोर्ड की कास्टिंग की जल्द ही पुष्टि हो गई थी। 16 जबकि मूर और स्पेलमैन को फीज के साथ फिल्म का निर्माण करने का पता चला था। 17 51 अटलांटा जॉर्जिया में ट्रिलिथ स्टूडियो में प्री प्रोडक्शन का काम 7 नवंबर को मार्च 2023 में योजनाबद्ध फिल्मांकन शुरू होने से पहले शुरू हुआ। 52 गेर्शा फिलिप्स ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। 53 और रैमसे एवरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 और स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में पहले काम करने के बाद प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 54 जनवरी 2023 में जोशा रोकमोर को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 21 मार्च 2023 को अटलांटा जॉर्जिया के ट्रिलिथ स्टूडियो में रोशेल वर्किंग टाइटल के तहत शुरू हुई। 52 56 क्रेमर मोर्गेंथो ने छायाकार के रूप में काम किया। 57 ओना चाहते थे कि फिल्म का एक्शन ग्राउंडेड और स्पर्शनीय हो और विल्सन को ऐसी चीजें करने को दे जो उनके पिछले प्रदर्शनों में नहीं देखी गईं। 3 एवरी ने दोहराया कि उनका इरादा फिल्म को हाल की एमसीयू फिल्मों की तुलना में वास्तविकता पर आधारित बनाने का था। 58 लिव टायलर मार्च 2023 के अंत तक द इनक्रेडिबल हल्क से बेटी रॉस की अपनी भूमिका को दोहराते हुए कलाकारों में शामिल हो गईं। 19 उस समय जूलिया लुइस ड्रेफस को फिल्म में वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को दोहराने की उम्मीद थी। 59
मई 2023 में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल की शुरुआत से फिल्म के निर्माण पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं थी। मार्वल स्टूडियोज ने कथित तौर पर मुख्य फोटोग्राफी के दौरान जो कुछ भी शूट कर सकते थे, उसे शूट करने की योजना बनाई थी और फिल्म के पहले से तय रीशूट के दौरान कोई भी आवश्यक लेखन समायोजन किया था। 60 बाद में मई में सेट की तस्वीरों से पता चला कि सेथ रोलिंग्स कलाकारों का हिस्सा थे। 21 जून की शुरुआत में मार्वल स्टूडियोज ने घोषणा की कि फिल्म का नाम बदलकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कर दिया गया है। 61 फिल्म में जेरेमी मथाई ने उपशीर्षक परिवर्तन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तुलना में कहीं अधिक आशावादी परिप्रेक्ष्य में है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध सुपरहीरो के भविष्य पर एक टिप्पणी के रूप में और कुछ बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिनिधित्व पर एक बयान के रूप में दोगुना है। 48 कोलाइडर की हिलेरी रेमली ने भी इस बदलाव को एक बुद्धिमानी भरा फैसला माना, जिन्होंने कहा कि मूल शीर्षक की व्याख्या यहूदी विरोधी अर्थों के रूप में की जा सकती थी। 49 महीने के मध्य में ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज की तारीख 26 जुलाई 2024 तक टाल दी गई। 62 जून के अंत तक फिल्मांकन वाशिंगटन डीसी में स्थानांतरित हो गया। 63 और 30 जून को फिल्मांकन समाप्त हो गया। डाक उत्पादन अक्टूबर 2023 तक ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मई 2024 की रिलीज की तारीख पर लौटने की क्षमता थी, क्योंकि यह मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 की तुलना में उत्पादन में आगे थी, जिसे 2023 के SAG-AFTRA हड़ताल के कारण उस रिलीज के लिए समय पर फिल्मांकन पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इस बदलाव को असंभाव्य माना गया था। 65 नवंबर में हड़ताल के समापन के बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2025 तक टाल दी गई। 66 स्नेडर ने बताया कि फिल्म को शुरुआती टेस्ट स्क्रीनिंग में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, 3 प्रमुख दृश्यों को काटा जा रहा था और मार्वल स्टूडियो जनवरी 2024 से मई या जून तक व्यापक रीशूट करने की योजना बना रहा था। 67 दिसंबर में मैथ्यू ऑर्टन को रीशूट के लिए अतिरिक्त सामग्री लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 22 जिसे तब फरवरी से मई 2024 तक चलने के लिए निर्धारित किया गया था। 22 68 ऑर्टन ने पहले मार्वल स्टूडियोज की मिनी सीरीज मून नाइट 2022 में एक लेखक और सलाहकार निर्माता के रूप में काम किया था। रोजा सालाजार को फिल्म में कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था। 22 जनवरी 2024 के अंत तक रीशूट मई से अगस्त 2024 तक होने वाले थे। 69 फरवरी 2024 में मार्क रफालो ने कहा कि वह फिल्म में ब्रूस बैनर बटा हल्क के रूप में अपनी MCU भूमिका को दोहरा रहे हैं। 70 वैराइटी ने जल्द ही रिपोर्ट दी कि रफालो ने गलत बोल दिया था और वह फिल्म में दिखाई नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि द इनक्रेडिबल हल्क के कई पात्रों के पहले से ही दिखाई देने की पुष्टि होने के कारण फिल्म में रफालो की संभावित भूमिका के बारे में अटकलें चल रही थीं। साथ ही अफवाह थी कि फोर्ड के थैडियस रॉस फिल्म में रेड हल्क में बदल जाएंगे। 71 अप्रैल में फीगे और मैकी ने फिल्म को बिना किसी एलियन के एक ग्राउंडेड एक्शन थ्रिलर के रूप में वर्णित किया, जो कि कुछ हालिया MCU फिल्मों की तुलना में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के समान है। 18 मैकी ने कहा कि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए द इनक्रेडिबल हल्क देखने की जरूरत नहीं। 8 अगले महीने जियानकार्लो एस्पोसिटो ने खुलासा किया कि उन्हें MCU की भूमिका में लिया गया है और वे जल्द ही नहीं बल्कि बाद में दिखाई देंगे। 72 उनके चरित्र को MCU टेलीविजन सीरीज में एक बड़ी भूमिका से पहले एक फिल्म में दिखाया गया था। 73 उन्हें रीशूट के हिस्से के रूप में महीने के अंत में ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखाई देने की पुष्टि की गई थी, जो उस समय अटलांटा में शुरू हुआ था और 22 दिनों तक चलने वाला था। ये मार्वल स्टूडियोज के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 और द मार्वल्स 2023 के रीशूट की तुलना में कम व्यापक होने की उम्मीद थी, जो कि नए एक्शन दृश्यों और एस्पोसिटो के एकीकरण पर केंद्रित थे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के भी कुल मिलाकर द मार्वल्स की तुलना में बहुत कम खर्चीले होने की उम्मीद थी। 23 मैथ्यू श्मिट पहले कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर पर काम करने के बाद संपादक के रूप में काम करते हैं।
74 विपणन। फीज और मैकी ने अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में फिल्म का पहला फुटेज दिखाया। 8 अगले महीने मैकडॉनल्ड्स ने फिल्म के पात्रों पर आधारित खिलौनों के साथ हैप्पी मील बेचना शुरू कर दिया, जिसमें रेड हल्क और डायमंडबैक शामिल थे। द रैप में स्टेफनी कलोई ने उल्लेख किया कि उस समय मार्वल द्वारा फिल्म में इन पात्रों की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की गई थी और जल्दी खुलासा संभवतः फिल्म की रिलीज में देरी के कारण हुआ था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के साथ मार्केटिंग साझेदारी को पीछे नहीं धकेला जा रहा था। 75 जून में सिने यूरोप में अधिक फुटेज दिखाए गए। 76 मुक्त करना। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 फरवरी 2025 को 66 आईमैक्स में रिलीज किया जाना है। 77 इसे पहले 3 मई 2024, 61 और 26 जुलाई 2024 के लिए निर्धारित किया गया था। 62 यह एमसीयू के चरण 5 का हिस्सा होगा। जूलियस ओनाह, जन्म 10 फरवरी 1983, एक नाइजीरियाई अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। उन्होंने द गर्ल इज इन ट्रबल 2015, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018, लूस 2019 और आगामी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। ओनाह का जन्म नाइजीरिया के क्रॉस रिवर स्टेट के ओकपोमा में हुआ था। उनके पिता अडोगा ओनाह एक नाइजीरियाई राजनयिक थे। अर्लिंगटन काउंटी, वर्जीनिया जाने से पहले उनका लालन पालन फिलीपींस, नाइजीरिया, टोगो और यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओनाह ने वर्जीनिया के अर्लिंगटन में वाशिंगटनली हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कनेक्टिकट के मिडलटाउन में वेस्लेयन विश्वविद्यालय से थिएटर में बीए किया। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में स्नातक फिल्म कार्यक्रम से एमएफए पूरा किया, जहां उन्हें डीन के फेलो के रूप में चुना गया। वह प्रतिष्ठित जैक केंट कुक फाउंडेशन छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता भी है। 2 कैरियर। ओना का काम सनडांस, बर्लिन, ट्रिबेका, लंदन, दुबई, लॉस एंजल्स, मेलबर्न और कैम्ब्रिज सहित दुनिया भर के समारोहों में प्रदर्शित हो चुका है। 2010 की गर्मियों में उन्हें फिल्ममेकर पत्रिका के स्वतंत्र फिल्म के नए चेहरों में से एक चुना गया था। 2013 में उन्हें स्टूडियो सिस्टम के 10 अप एंड अप फीचर निर्देशकों में से एक और फोर्ब्स पत्रिका के 13 अफ्रीकी हस्तियों में से एक चुना गया था। एनवाईयू के स्नातक फिल्म कार्यक्रम में रहते हुए उन्होंने अपनी थीसिस के रूप में पहली फीचर फिल्म द गर्ल इज इन ट्रबल 2015 पूरी की, जिसके कार्यकारी निर्माता स्पाइक ली थे, जिसमें एलिजा बचेल्डा, विल्मर वाल्डेरामा, कोलंबस शॉर्ट और जेसी स्पेंसर थे। ओना पहले लीजेंडरी पिक्चर्स के लिए थ्रिलर फिल्म रूपांतर ब्रिलियंस का निर्देशन करने वाले थे। 3-4 इसके बाद उन्होंने निर्माता जेजे अब्राम्स के साथ द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018 5 का निर्देशन किया। उनकी नवीनतम फिल्म लूस, जिसमें नाओमी वाट्स, ऑक्टेविया स्पेंसर, टिम रोथ और केल्विन हैरिसन जूनियर है, का प्रीमियर 2019 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 6 वह थ्रिलर फिल्म बैड जीनियस का निर्देशन करने के लिए तैयार है, जो इसी नाम की 2017 थाई फिल्म की रीमेक है। 7 इसके बाद उन्होंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का निर्देशन किया, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की चौथी कैप्टन अमेरिका फिल्म है, जिसमें एंथनी मैकी ने शीर्षक भूमिका निभाई है। मैल्कम स्पेलमैन एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है, जिन्हें एम्पायर 2015 और द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 में उनके काम के लिए जाना जाता है। कैरियर। मार्च 2010 में स्पेलमैन ने फिल्म अवर फैमिली वेडिंग 2010 की पटकथा लिखकर अपने करियर की शुरुआत की। 1 फरवरी 2015 में स्पेलमैन ने टेलीविजन श्रृंखला एम्पायर 2015 के कई एपिसोड की पटकथा लिखकर टेलीविजन के लिए लेखन शुरू किया। 2 अक्टूबर 2015 में स्पेलमैन और कार्लिटो रोड्रिग्ज को वार्नर ब्रदर्स ने सिल्विया रॉबिन्सन फिल्म की बायोपिक की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा था। 3 अक्टूबर 2018 में
यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स अभी भी फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे और स्पेलमैन और रोड्रिगेज को स्क्रिप्ट को पूरा करने में ट्रेसी ओलिवर ने शामिल कर लिया था। 4 जुलाई 2017 में स्पेलमैन एचबीओ श्रृंखला कॉन्फेडरेट का निर्माण कर रहे थे। 5, 6, 7, 8 दिसंबर 2019 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस सीरीज ट्रूथ बी टोल्ड 2019 में एक निर्माता के रूप में काम किया। 9 फरवरी 2021 में स्पेलमैन ने एफएक्स सीरीज हिप हॉप अनक्वर्ड 2021 में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 10 मार्च 2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) में सेट डिज्नी प्लस सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 में शोरनर के रूप में सेवा करने से ख्याति प्राप्त की। 11-12 दिसंबर 2021 में उन्होंने 2022 पुनरुद्धार श्रृंखला बेलेयर में लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 13 उन्होंने डालन मुसन के साथ मिलकर एमसीयू में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सह लेखन किया। 14 अक्टूबर 2022 कैप्टन अमेरिका जो साइमन और जैक किर्बी द्वारा निर्मित एक सुपरहीरो है जो मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देता है। यह चरित्र पहली बार कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 में दिखाई दिया था, जिसे 20 दिसंबर 1940 को टाइमली कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो मार्वल का कॉर्पोरेट पूर्ववर्ती था। कैप्टन अमेरिका की नागरिक पहचान स्टीव रोजर्स है, जो एक कमजोर आदमी है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में देश के प्रयासों में सहायता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में शामिल होने के बाद एक प्रयोगात्मक सुपरसैनिक सीरम द्वारा मानव शारीरिक पूर्णता के शिखर तक बढ़ाया गया था। अमेरिकी ध्वज से प्रेरित पोशाक और लगभग अविनाशी भाल से लैस कैप्टन अमेरिका और उनके सहायक बकी बार्न्स अक्सर खलनायक रेड स्कल और धुरी शक्तियों के अन्य सदस्यों से भिड़ते थे। वह एक वेशभूषाधारी नायक के रूप में अपने कारनामों को फिर से शुरू करता है और सुपरहीरो टीम एवेंजर्स का नेता बन जाता है, लेकिन नए युग के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक समय से बाहर आदमी के रूप में अक्सर संघर्ष करता है। यह चरित्र अपने मूल प्रकाशन के तुरंत बाद टाइमली के युद्धकालीन सृजन का सबसे लोकप्रिय और व्यावसायिक रूप से सफल चरित्र बन गया। हालांकि युद्ध के बाद की अवधि में सुपरहीरो की लोकप्रियता में गिरावट आई और 1950 में कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स बंद कर दिया गया। 1964 में कॉमिक्स में लौटने से पहले इस चरित्र ने 1953 में एक अल्पकालिक पुनरुद्धार देखा और तब से निरंतर प्रकाशन में रहा। एक स्पष्ट रूप से नाजी विरोधी व्यक्ति के रूप में कैप्टन अमेरिका का निर्माण एक जानबूझकर राजनीतिक उपक्रम था। साइमन और किर्बी नाजी जर्मनी की कार्रवाइयों और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के समर्थकों के कड़े विरोधी थे। साइमन ने विशेष रूप से अमेरिकी गैरहस्तक्षेप आंदोलन के जवाब में चरित्र की कल्पना की थी। राजनीतिक संदेश बाद में कैप्टन अमेरिका की कहानियों की एक परिभाषित विशेषता बने रहे। लेखकों ने नियमित रूप से अमेरिकी समाज और सरकार की स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए चरित्र का उपयोग किया। 5000 से अधिक मीडिया प्रारूपों में 10,000 से अधिक कहानियों में दिखाई देने के बाद कैप्टन अमेरिका सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त मार्वल कॉमिक्स पात्रों में से एक है और इसे अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि कैप्टन अमेरिका पहला संयुक्त राज्य थीम वाला सुपरहीरो नहीं था, लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए कई देशभक्त अमेरिकी सुपरहीरो में सबसे लोकप्रिय और स्थायी बन गया। कैप्टन अमेरिका 1944 की धारावाहिक फिल्म कैप्टन अमेरिका में कॉमिक पुस्तकों के बाहर एक माध्यम में दिखाई देने वाला पहला मार्वल चरित्र था। चरित्र बाद में विभिन्न प्रकार की फिल्मों और अन्य मीडिया में दिखाई दिया, जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी शामिल है, जहां उन्हें अभिनेता क्रिस इवांस द्वारा कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में चरित्र की पहली उपस्थिति से लेकर एवेंजर्स एंड गेम्स 2019 में उनकी अंतिम उपस्थिति तक चित्रित किया गया था। प्रकाशन इतिहास। यह भी देखें कैप्टन अमेरिका के खिताबों की सूची। सृजन और विकास। यह गहरे जुनून का समय था। हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था। अमेरिका में नाजी थे। नाजी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सामूहिक बैठकें कर रहे थे। कैप्टन अमेरिका का निर्माण उस माहौल में हुआ था। वह देश के जुनूनी मूड का स्वाभाविक परिणाम था।
जैक किर्बी। 1 1940 में टाइमली कॉमिक्स के प्रकाशक मार्टिन गुरमैन ने सुपरहीरो कॉमिक्स की बढ़ती लोकप्रियता का जवाब दिया, विशेष रूप से प्रतिद्वंद्वी प्रकाशक नेशनल कॉमिक्स पब्लिकेशंस डीसी कॉमिक्स के कॉर्पोरेट पूर्ववर्ती में सुपरमैन कंपनी के लिए एक नया सुपरहीरो बनाने के लिए फ्रीलांसर जो साइमन को काम पर रखकर। 2 साइमन ने यह निर्धारित करके चरित्र को विकसित करना शुरू किया कि उनका दुश्मन कौन हो सकता है, यह देखते हुए कि सबसे सफल सुपरहीरो को एक आकर्षक खलनायक के साथ उनके संबंधों द्वारा परिभाषित किया गया था और अंततः एडोल्फ हिटलर पर बस गए। 3-4 उन्होंने तर्क दिया कि हिटलर उन सभी में सबसे अच्छा खलनायक था क्योंकि वह स्वतंत्र दुनिया में हर किसी से नफरत करता था। 4 और यह एक सुपरहीरो के लिए एक काल्पनिक के बजाय वास्तविक जीवन के विरोधी का सामना करना एक अनूठा दृष्टिकोण होगा। 3 यह दृष्टिकोण जानबूझकर राजनीतिक भी था। साइमन नाजी जर्मनी की कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करता था और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप का समर्थन करता था और नायक को अमेरिकी गैरहस्तक्षेपवाद आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में पेश करना चाहता था। 5 साइमन ने शुरू में नायक के नाम के लिए सुपर अमेरिकन पर विचार किया, लेकिन महसूस किया कि उनके नाम में सुपर वाले पहले से ही कई कॉमिक बुक पात्र है। 6 उन्होंने चरित्र के विवरण पर काम किया, जिसे अंततः कैप्टन अमेरिका नाम दिया गया जब उन्होंने गुरमैन के परामर्श से रेखाचित्र पूरे किए। 2 नायक का नागरिक नाम स्टीव रोजर्स टेलीग्राफी शब्द रोजर से लिया गया था, जिसका अर्थ है संदेश प्राप्त हुआ। 2 गुरमैन ने कैप्टन अमेरिका को अपनी स्वयं की शीर्षक वाली कॉमिक बुक के साथ लॉन्च करने का फैसला किया, जिससे वह बिना किसी एंथोलॉजी में पहली बार दिखाई दिए अपनी चल रही श्रृंखला के साथ शुरुआत करने वाला पहला टाइमली चरित्र बन गया। 4 साइमन ने जैक किर्बी को श्रृंखला का प्राथमिक कलाकार बनाने की मांग की। दोनों ने फॉक्स फीचर सिंडिकेट में एक साथ काम करने के बाद 1930 के दशक के अंत में एक कामकाजी संबंध और दोस्ती विकसित की और पहले एक साथ टाइमली के लिए चरित्र विकसित किए थे। 7-8 किर्बी ने भी साइमन के हस्तक्षेप के पक्ष में विचारों को साझा किया और इस संबंध में वह विशेष रूप से चरित्र के प्रति आकर्षित थे। 4 इसके विपरीत गुरमैन श्रृंखला पर कलाकारों की एक टीम चाहते थे। अंततः यह निर्धारित किया गया कि किर्बी पेंसिलर के रूप में काम करेंगे, अल एविसन और अल गैब्रियल इंकर्स के रूप में सहायता करेंगे। प्रथम प्रवेश और प्रारंभिक सफलता 1940 के दशक की शुरुआत। मुख्य लेख कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स। पहले कैप्टन अमेरिका कॉमिक के पहले पन्ने पर कैप्टन अमेरिका को एडोल्फ हिटलर के जबड़े पर मुक्का मारते हुए दिखाया गया है। नाजी सैनिक की गोली कैप्टन अमेरिका की ढाल से टकराकर गिर जाती है, जबकि एडोल्फ हिटलर संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे और अमेरिका के लिए तोड़फोड़ की योजना लिखे एक दस्तावेज पर गिर जाता है। कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 का कवर दिसंबर 1940, कवर दिनांक मार्च 1941, जो साइमन और जैक किर्बी द्वारा कला। कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 को 20 दिसंबर 1940 को प्रकाशित किया गया था। 10 जिसकी कवर तिथि मार्च 1941 है। 11 जबकि इस अंक के फ्रंट कवर में कैप्टन अमेरिका को हिटलर को मुक्का मारते हुए दिखाया गया था। कॉमिक ने रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका के प्राथमिक विरोधी के रूप में स्थापित किया और बकी बार्न्स को कैप्टन अमेरिका के किशोर साथी के रूप में भी पेश किया। 12 साइमन ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से कैप्टन अमेरिका की मूल कहानी को मानते हैं, जिसमें कमजोर स्टीव रोजर्स एक प्रायोगिक सीरम प्राप्त करने के बाद एक सुपर सोल्जर बन जाता है, चरित्र का सबसे कमजोर हिस्सा के रूप में, और वह और किर्बी ने मूल में बहुत अधिक विचार नहीं किया। हम बस एक्शन में आना चाहते थे। 4 किर्बी ने श्रृंखला के एक्शन दृश्यों को पैनलों में निरंतरता की भावना पर जोर देने के साथ डिजाइन किया। कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स में किर्बी के लेआउट की विशेषता उनके विकृत दृष्टिकोण, अनियमित आकार के पैनल और स्पीड लाइनों का भारी उपयोग है। 13 कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स का पहला अंक कुछ ही दिनों में बिक गया और दूसरे अंक की प्रिंट रन 1 मिलियन से अधिक प्रतियों की थी। 14-15 कैप्टन अमेरिका जल्दी ही टाइमली का सबसे लोकप्रिय चरित्र बन गया। प्रकाशक ने सेंटिनल्स ऑफ लिबर्टी
नामक एक आधिकारिक कैप्टन अमेरिका फैन क्लब बनाया। 5. डेब्यू अंक के बाद सर्कुलेशन के आंकड़े प्रति माह 1 मिलियन प्रतियों के करीब रहे, जो उसी अवधि के दौरान टाइम जैसी समाचार पत्रिकाओं के सर्कुलेशन से भी आगे निकल गए। 17. कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स इसके अतिरिक्त 189 पत्रिकाओं में से एक थी जिसे अमेरिकी युद्ध विभाग ने बिना पूर्व स्क्रीनिंग के अपने सैनिकों को वितरित करना उचित समझा। 18. यह चरित्र टाइमली के कई अन्य कॉमिक शीर्षकों में भी दिखाई देगा, जिसमें ऑल विनर्स कॉमिक्स, मार्वल मिस्ट्री कॉमिक्स, यूएसए कॉमिक्स और ऑल सेलेक्ट कॉमिक्स शामिल है। 19. हालांकि कैप्टन अमेरिका पहला यूनाइटेड स्टेट्स थीम वाला सुपरहीरो नहीं था, एक अंतर जो एमएलजे कॉमिक्स 20 में द शील्ड का है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए लोगों में सबसे लोकप्रिय देशभक्त अमेरिकी सुपरहीरो बन जाएगा। 21. कैप्टन अमेरिका की लोकप्रियता ने एमएलजे से शिकायत की कि चरित्र की त्रिकोणीय हीटर ढाल द शील्ड के सीने के प्रतीक से बहुत मिलती जुलती है। इसने गुरमैन को साइमन और किर्बी को कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 2 से शुरू होने वाले डिजाइन को बदलने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया। संशोधित गोल ढाल चरित्र का एक प्रतिष्ठित तत्व बन गया। 20. डिस्कस जैसे फेंकने वाले हथियार के रूप में इसका उपयोग कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 3 में एक छोटी गद्य कहानी से हुआ, जिसे लेखक के रूप में स्टैन ली ने अपने पेशेवर पदार्पण में लिखा था। 22. 23. जब सदस्य कंपनी के कार्यालय के बाहर सड़कों पर घूमने लगे, तो पुलिस सुरक्षा तैनात की गई और न्यूयॉर्क के मेयर फियोरेलो लागार्डिया ने प्रकाशक के कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए व्यक्तिगत रूप से साइमन और किर्बी से संपर्क किया। 24. साइमन ने श्रृंखला के संपादक बनने से पहले कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के पहले 2 अंक लिखे थे। वे एकमात्र कैप्टन अमेरिका की कहानियां थीं जिन्हें उन्होंने सीधे लिखा था। 25. जबकि कैप्टन अमेरिका ने साइमन और किर्बी के लिए प्रशंसा और उद्योग में ख्याति अर्जित की, इस जोड़ी का मानना था कि गुरमैन श्रृंखला के लिए वादा किए गए लाभ का प्रतिशत रोक रहे थे, जिससे साइमन को अपने और किर्बी के लिए राष्ट्रीय कॉमिक्स प्रकाशन में रोजगार की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। 9. जब गुरमैन को साइमन और किर्बी के इरादों के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें टाइमली कॉमिक्स से प्रभावी रूप से निकाल दिया और उन्हें बताया कि कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 10 पर काम पूरा करने के बाद उन्हें कंपनी छोड़ देनी थी। 26. कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के लेखक का पद बाद में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किया गया, जिनमें लेखक के रूप में ओटो बिंदर, बिल फिंगर और मैनली वेड वेलमैन और पेंसिलर के रूप में अल एविसन, विक्स अलास्किया और सिड शोर्स शामिल थे। 16. लोकप्रियता में गिरावट 1940 और 1950 के दशक के मध्य युद्ध के बाद की अवधि में सुपरहीरो कॉमिक्स की लोकप्रियता कम होने लगी। 27. इसने कैप्टन अमेरिका को पुनः स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए, जिसमें कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 42, अक्टूबर 1944 में चरित्र को युद्धकालीन दुश्मनों के बजाय गैंगस्टरों से लड़ना, कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 59, अगस्त 1946 में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में प्रदर्शित होना, और ऑल विनर्स कॉमिक्स 19, शरद 1946 में टाइमली की पहली सुपरहीरो टीम, ऑल विनर्स स्क्वाड में शामिल होना शामिल था। 16. फिर भी श्रृंखला को घटती बिक्री का सामना करना पड़ा, और कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स फरवरी 1950 में अपने 75वें अंक के साथ समाप्त हो गया। 16. इस अवधि के दौरान हॉरर कॉमिक्स एक लोकप्रिय कॉमिक शैली के रूप में उभर रही थी, प्रवृत्ति को ध्यान में रखते। टाइमली के कॉर्पोरेट उत्तराधिकारी एटलस कॉमिक्स ने 1953 में यंग मेन 24 में चरित्र को फिर से लॉन्च किया, जहां कैप्टन अमेरिका युद्धकालीन नायकों ह्यूमन टॉर्च और टोरो के साथ दिखाई देता है, जिसके बाद 1954 में स्टैन ली द्वारा लिखित और जॉन रोमिता द्वारा तैयार कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स का पुनरुद्धार हुआ। 28. शीत युद्ध और मैकार्थीवाद की भावना में चरित्र को कैप्टन अमेरिका कम्युनिस्ट स्मैशर के रूप में पेश किया गया और उसे सोवियत संघ से जुड़े दुश्मनों का सामना करना पड़ा। 29. श्रृंखला एक व्यावसायिक विफलता थी और सिर्फ 3 मुद्दों के बाद रद्द कर दी गई थी। 29. रोमिता ने श्रृंखला की विफलता के लिए बदलते राजनीतिक माहौल को जिम्मेदार ठहराया, विशेष रूप से कोरियाई युद्ध के लिए सार्वजनिक विरोध। कॉमिक्स की ओर वापसी 1960 का दशक। द एवेंजर्स 4 के पहले पन्ने पर कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स के सदस्यों थोर, आयरन मैन,
एंटमैन और द वास्प का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है, जिसका उपशीर्षक है कैप्टन अमेरिका फिर से जीवित है। एक इनसेट छवि से संकेत मिलता है कि इस अंक में नामोर द सबमरीनर भी दिखाई देता है। द एवेंजर्स 4 का कवर, मार्च 1964। जैक किर्बी और जॉर्ज रूसोस द्वारा कला। कैप्टन अमेरिका ने एटलस के कॉर्पोरेट उत्तराधिकारी मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एंथोलॉजी स्ट्रेंज टेल्स 114, नवंबर 1963 में अपनी स्पष्ट वापसी की। ली द्वारा लिखित और किर्बी द्वारा चित्रित 18 पृष्ठ की कहानी में कैप्टन अमेरिका स्पष्ट सेवानिवृत्ति के वर्षों के बाद फिर से उभरता है, हालांकि वह एक धोखेबाज के रूप में सामने आता है जिसे फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म ने हराया है। अंतिम पैनल में एक कैप्शन इंगित करता है कि कहानी कैप्टन अमेरिका की संभावित वापसी में रुचि का आकलन करने के लिए एक परीक्षण थी। 32 कहानी के लिए पाठकों की प्रतिक्रिया उत्साही थी। 33 और चरित्र को औपचारिक रूप से द एवेंजर्स 4, मार्च 1964 में फिर से पेश किया गया। 34 एवेंजर्स 4 ने पूर्वव्यापी रूप से स्थापित किया कि कैप्टन अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अटलांटिक महासागर में गिर गया था, जहां उसने पाए जाने और बरामद होने से पहले निलंबित एनिमेशन की स्थिति में बर्फ में जमे हुए दशकों बिताए थे। 34 किर्बी के प्राथमिक पेंसिलर के साथ ली द्वारा लिखी गई कैप्टन अमेरिका की एकल कहानियां नवंबर 1964 से शुरू होने वाले साथी एवेंजर्स सदस्य आयरन मैन पर केंद्रित एकल कहानियों के साथ साथ टेल्स ऑफ सस्पेंस में प्रकाशित हुई थीं। यह चरित्र ली और किर्बी की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित सार्जेंट फ्यूरी एंड हिज हॉलिंग कमांडोज में भी उसी वर्ष दिसंबर में शुरू हुआ था। इन रनों ने निक फ्यूरी, पैगी कार्टर और शेरोन कार्टर सहित कैप्टन अमेरिका के कई नए साथियों को पेश किया और पूर्वव्यापी रूप से स्थापित किया। 36 1966 में जो साइमन ने मार्वल कॉमिक्स पर मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि वह मूल 28 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर चरित्र पर कॉपीराइट को नवीनीकृत करने के लिए कानूनी रूप से हकदार थे। दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर समझौता कर लिया, जिसमें साइमन ने एक बयान पर सहमति व्यक्त की कि चरित्र प्रकाशक द्वारा रोजगार की शर्तों के तहत बनाया गया था और इसलिए यह कंपनी के स्वामित्व में काम के लिए था। 37 कैप्टन अमेरिका की स्वशीर्षक चल रही श्रृंखला को अप्रैल 1968 में फिर से शुरू किया गया, जिसमें ली लेखक और किर्बी पेंसिलर थे। बाद में किर्बी ने श्रृंखला छोड़ दी और उनकी जगह जीन कोलान ने ले ली। 38 1969 में लेखक और कलाकार जिम स्टेरानको ने कैप्टन अमेरिका का 3 अंक का रन लिखा। श्रृंखला पर स्टेरानको के समय की संक्षिप्तता के बावजूद उनके योगदान ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया कि कैसे कैप्टन अमेरिका को युद्ध के बाद की कॉमिक्स में दर्शाया गया चरित्र की गुप्त पहचान को फिर से स्थापित किया। राजनीतिक बदलाव 1970 का दशक। यह 70 का दशक था, युद्ध विरोधी प्रमुख वर्ष, और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सीने पर एक झंडा था जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करता था जिस पर अधिकांश लोग भरोसा नहीं करते थे। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या किया जाए। स्टीव एंगलहार्ट 41 द्वितीय विश्व युद्ध में चरित्र की उत्साही भागीदारी के विपरीत कैप्टन अमेरिका की विशेषता वाले कॉमिक्स ने शायद ही कभी वियतनाम युद्ध के विषय को उठाया हो। 42 हालांकि कैप्टन अमेरिका की संभावित भागीदारी के विषय पर कैप्टन अमेरिका में संपादक को पत्र अनुभाग में पाठकों द्वारा अक्सर बहस की गई थी। 43 मार्वल ने वियतनाम पर तटस्थता की स्थिति बनाए रखी। 1971 में स्टैन ली ने एक संपादकीय में लिखा कि एक सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि अधिकांश पाठक नहीं चाहते थे कि कैप्टन अमेरिका वियतनाम में शामिल हो। उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि चरित्र बस खुद को जॉन वेन प्रकार के चरित्र के लिए उधार नहीं देता है जो वह एक बार था, और वह हमारे किसी भी चरित्र को दुनिया में सुपरदेशभक्ति की भूमिका निभाते हुए नहीं देख सकते थे जैसा कि आज है। 43 1970 के दशक में कैप्टन अमेरिका की कहानियों ने घरेलू अमेरिकी राजनीतिक मुद्दों जैसे गरीबी, नस्लवाद, प्रदूषण और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 44 कैप्टन अमेरिका 117 सितंबर 1969 ने द फाल्कन को मुख्यधारा की कॉमिक पुस्तकों में पहले अफ्रीकी अमेरिकी सुपरहीरो के रूप में पेश किया। 46 और जो कैप्टन अमेरिका का साथी बन गया।
श्रृंखला का कवर शीर्षक कैप्टन अमेरिका एंड द फाल्कन फरवरी 1971 से शुरू हुआ, जिसे अगले साढ़े 7 वर्षों तक बनाए रखा गया। 47 इन राजनीतिक बदलावों को लेखक स्टीव एंगलहार्ट और कलाकार सैल बुसेमा द्वारा बनाई गई कॉमिक्स ने महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया, जो 1972 में श्रृंखला में शामिल हुए। 48, 41, 49 इस घटना के कारण निराश स्टीव रोजर्स ने कुछ समय के लिए कैप्टन अमेरिका का उपनाम छोड़ दिया और नोमैड, बिना देश का आदमी, बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने अमेरिका के आदर्शों को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई, जिसे उसके नेताओं ने रौंद दिया है, और फिर से कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाई। 44 एंगलहार्ट और बुसेमा के दौर को बहुत सराहा गया, जिसने कैप्टन अमेरिका को मार्वल के सबसे कम बिकने वाले शीर्षकों में से एक से सबसे अधिक बिकने वाली कॉमिक में ला खड़ा किया। 48, 41 और अमेरिका के बीच संघर्ष, जैसा कि वह खुद को आदर्श मानता है और वास्तविकता में अमेरिका बाद के दशकों में कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स में एक विषय के रूप में बार बार दोहराया जाएगा। 50 1975 में रॉय थॉमस ने कॉमिक बुक सीरीज द इन्वेडर्स बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट कॉमिक टाइमली के युद्धकालीन युग के सुपरहीरो से बनी एक सुपरहीरो टीम पर केंद्रित है, जिसके नेता कैप्टन अमेरिका है। कॉमिक बुक्स के स्वर्ण युग की कहानियों के प्रशंसक थॉमस ने टाइमली के ऑलविनर स्क्वाड से श्रृंखला के लिए प्रेरणा ली। 51 जैक किर्बी ने 1975 से 1977 तक कैप्टन अमेरिका और फाल्कन पर लिखा और चित्रण किया। 52 इसके बाद कई लेखकों और कलाकारों द्वारा लिखे गए मुद्दे आए, जिनमें रॉय थॉमस, डोनाल्ड एफ. ग्लूथ, रोजर मैकेंजी और सैल बुसेमा शामिल थे। 1978 में अंक 223 से शुरू होकर श्रृंखला को कैप्टन अमेरिका भी नाम दिया गया था। वियतनाम के बाद और हीरोज रीबॉर्न 1980 और 1990 के दशक। श्रृंखला के नियमित लेखक की कमी के कारण कैप्टन अमेरिका के संपादक रोजर स्टर्न और कलाकार जॉन बायर ने 1980 से 1981 तक श्रृंखला लिखी। उनके रन में एक स्टोरी लाइन देखी गई जिसमें कैप्टन अमेरिका ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 54, 55 स्टर्न और बायर्न के बाद कैप्टन अमेरिका को लेखक जेम डेमेटिस और कलाकार माइक जेक ने 1981 से 1984 तक लिखा था। 56 उनके रन में एक साल की स्टोरी लाइन थी जिसमें कैप्टन अमेरिका को रीगन कोल्ड वॉर बयानबाजी के रूप में वर्णित डेमेटिस के सामने आत्मविश्वास के संकट का सामना करना पड़ा। 56 कहानी को मूल रूप से कैप्टन अमेरिका 300 में समाप्त करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें कैप्टन अमेरिका हिंसा को त्याग कर शांतिवादी बन जाता। लेखक मार्क ग्रुएनवाल्ड, जो 1982 से 1985 तक कैप्टन अमेरिका के संपादक थे, ने 1985 से 1995 तक श्रृंखला पर लेखक के रूप में काम किया। ग्रुएनवाल्ड के दशक भर के कार्यकाल के दौरान विभिन्न कलाकारों ने श्रृंखला को चित्रित किया, जिसमें 1985 से 1987 तक पॉल नियर और 1988 से 1990 तक कीरोन ड्वायर शामिल थे। 56 डीमेटिस के विपरीत ग्रुएनवाल्ड ने एक नागरिक के रूप में स्टीव रोजर्स के जीवन पर कम जोर दिया, यह दिखाने की इच्छा रखते हुए कि स्टीव रोजर्स पहले कैप्टन अमेरिका है, उन्हें कैप्टन अमेरिका होने से बड़ी कोई जरूरत नहीं है। 58 ग्रुएनवाल्ड के कार्यकाल में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक 1987 में द चॉइस थी। ग्रुएनवाल्ड के श्रृंखला छोड़ने के बाद लेखक मार्क वेड और कलाकार रॉन गार्नी ने 1995 में कैप्टन अमेरिका का लेखन शुरू किया। शुरुआती प्रशंसा के बावजूद, जिसमें कैप्टन अमेरिका की प्रेम रुचि शेरोन कार्टर का पुनः परिचय भी शामिल था, 1996 में मार्वल के हीरोज रीबॉर्न रीब्रांडिंग के परिणामस्वरूप 10 मुद्दों के बाद उनका रन समाप्त हो गया। 60 रीब्रांड ने कलाकारों जिम ली और रॉब लिफेल्ड को देखा, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में इमेज कॉमिक्स की स्थापना के लिए कंपनी छोड़ दी थी। कंपनी के कई पात्रों को फिर से कल्पित करने के लिए मार्वल में लौट आए। 61 मार्वल को 1990 के दशक में विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी परिणति 1996 में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए कंपनी दाखिल करने में हुई। 62 और बिक्री बढ़ाने के प्रयास के रूप में हीरोज रीबॉर्न को पेश किया गया। 63 रीब्रांड के हिस्से के रूप में
लिफेल्ड ने जेफ लोएब के साथ कैप्टन अमेरिका पर एक रन का चित्रण और सहलेखन किया, जिसे अंततः 6 मुद्दों के बाद रद्द कर दिया गया। 63 मार्वल ने कहा कि कम बिक्री के कारण श्रृंखला को रद्द कर दिया गया था। 63 हालांकि लिफेल्ड ने तर्क दिया है कि मार्वल की दिवालियापन कार्यवाही के दौरान कम वेतन दर लेने से इनकार करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। 64 वेड 1998 में कैप्टन अमेरिका में वापस आएंगे, शुरुआत में गार्नी के साथ कलाकार के रूप में और बाद में एंडी कुबर्ट के साथ। 60 1999 में जो साइमन ने 1976 के कॉपीराइट अधिनियम के एक प्रावधान के तहत कैप्टन अमेरिका के कॉपीराइट का दावा करने के लिए आवेदन किया, जो मूल 56 वर्षीय कॉपीराइट अवधि समाप्त होने के बाद निगमों को बेचे गए कार्यों के मूल रचनाकारों को उन्हें पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। मार्वल ने दावे को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि साइमन के 1966 के समझौते ने चरित्र को कॉपीराइट हस्तांतरण के लिए अयोग्य बना दिया। साइमन और मार्वल ने 2003 में अदालत के बाहर समझौता किया, एक सौदे में साइमन को चरित्र की बिक्री और लाइसेंसिंग के लिए रॉयल्टी का भुगतान किया गया। आधुनिक युग 2000 से वर्तमान तक। लेखक और कलाकार डैन जर्गेंस ने 2000 में वेड से कैप्टन अमेरिका का पदभार संभाला, इस किरदार को एक ऐसी दुनिया में स्थापित किया जिसे उन्होंने हमारी सरकार, हमारे राजनेताओं और लोगों के इरादों को सामान्य रूप से देखने के तरीके के संदर्भ में अधिक निंदक के रूप में वर्णित किया। 66 11 सितंबर के हमलों के मद्देनज़र जॉन कैस्टी की कलाकृति के साथ जॉन ने रीबर द्वारा लिखित एक नई कैप्टन अमेरिका श्रृंखला 2002 से 2003 तक मार्वल नाइट्स छाप के तहत प्रकाशित हुई थी। 67 श्रृंखला को अलकायदा के बाद तैयार किए गए आतंकवादियों से लड़ने वाले कैप्टन अमेरिका के चित्रण के लिए आलोचना मिली, हालांकि कैस्टी ने तर्क दिया कि श्रृंखला का उद्देश्य 9/11 के मद्देनज़र इस नायक द्वारा अनुभव की जा रही भावनाओं को चित्रित करना था और उसकी स्थिति में एक व्यक्ति को महसूस होने वाले अपराधबोध और क्रोध। 68 2005 में मार्वल ने एड ब्रूबेकर द्वारा लिखित और स्टीव इप्टिंग द्वारा सचित्र एक नए खंड में कैप्टन अमेरिका को फिर से लॉन्च किया। इस दौर में द विंटर सोल्जर का प्रकाशन हुआ, जिसमें कैप्टन अमेरिका के पहले मृत साथी बकी बार्न्स को एक ब्रेनवॉश साइबरनेटिक हत्यारे के रूप में फिर से पेश किया गया। 69 समकालीन रूप से कैप्टन अमेरिका 2006 की क्रॉसओवर स्टोरी लाइन सिविल वॉर में एक केंद्रीय चरित्र था, जिसे मार्क मिलर ने लिखा था और स्टीव मैकनिवेन ने चित्रित किया था, जिसमें सुपरहीरो को विनियमित करने के सरकारी प्रयासों को लेकर चरित्र को साथ ही एवेंजर्स के सदस्य आयरन मैन के साथ संघर्ष में आते देखा गया था। 70 ब्रूबेकर द्वारा लिखित 2007 की स्टोरी लाइन द डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका में चरित्र को मार दिया गया था। 69 72 कैप्टन अमेरिका पर ब्रूबेकर का रन, जो 2012 तक विभिन्न शीर्षकों में चला, समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से प्रशंसित था। कैप्टन अमेरिका 25, जिसमें चरित्र की मृत्यु शामिल है, 2007 की सबसे अधिक बिकने वाली कॉमिक थी। 73 और ब्रूबेकर ने 2006 में श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक का हार्वे पुरस्कार जीता। 74 2012 में कैप्टन अमेरिका पर ब्रूबेकर का रन समाप्त होने के बाद रिक रेमेंडर द्वारा लिखित श्रृंखला का एक नया खंड मार्वल नाउ रीब्रांडिंग पहल के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें सैम विल्सन ने 2014 में कैप्टन अमेरिका की कमान संभाली। 75 इसके बाद 2016 में निक स्पेंसर द्वारा लिखित एक रन शुरू हुआ, जिसमें कैप्टन अमेरिका को बाद में खुद के एक संस्करण से बदल दिया गया, जिसे हाइड्रा सुप्रीम के रूप में जाना जाता है, जो खलनायक संगठन हाइड्रा के प्रति वफादार था, जिसका समापन 2017 के क्रॉसओवर इवेंट सीक्रेट एम्पायर में हुआ। 76 2018 में मार्वल के फ्रेश स्टार्ट रीब्रांड के हिस्से के रूप में लीनिल फ्रांसिस यू द्वारा कला के साथ तानेहिसी कोट्स द्वारा लिखित एक नई कैप्टन अमेरिका श्रृंखला 2018 से 2021 तक प्रकाशित हुई थी। काल्पनिक चरित्र की जीवनी। यह भी देखें कैप्टन अमेरिका के खिताबों की सूची। उल्लेखनीय कैप्टन अमेरिका कहानियाँ। द स्ट्रेंज डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका 1969, सीक्रेट एम्पायर 1974, द कैप्टन 1987 से 1989, द विंटर सोल्जर
2005 से 2006, सिविल वॉर 2006 से 2007, द डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका 2007 से 2008, सीक्रेट एम्पायर 2017, 2015 तक कैप्टन अमेरिका कॉमिक पुस्तकों और व्यापार प्रकाशनों सहित 5,000 से अधिक मीडिया प्रारूपों में 10,000 से अधिक कहानियों में दिखाई दिया है। 80 चरित्र की मूल कहानी को उसके संपादकीय इतिहास में कई बार फिर से बताया और संशोधित किया गया है, हालांकि इसके व्यापक विवरण आमतौर पर सुसंगत रहे हैं। 81 स्टीव रोजर्स का जन्म 1920 के दशक में न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमजोर और अशक्त रोजर्स द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिकी सेना में शामिल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन सैन्य सेवा के लिए अयोग्य समझे जाने के बाद उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। 82 फिर भी उनके संकल्प को सेना द्वारा देखा जाता है और उन्हें प्रोजेक्ट रीबर्थ के लिए पहले परीक्षण विषय के रूप में भर्ती किया जाता है, हालांकि सीरम रोजर्स को मानव शारीरिक पूर्णता के शिखर तक सफलतापूर्वक बढ़ाता है। एक नाजी जासूस जो सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्तुत होता है, सीरम की शेष आपूर्ति को नष्ट कर देता है और इसके आविष्कारक की हत्या कर देता है, जिससे अतिरिक्त सुपर सैनिकों का उत्पादन करने की योजना विफल हो जाती है। रोजर्स को अमेरिकी सरकार द्वारा एक देशभक्ति की वर्दी और ढाल दी जाती है और वह वेशभूषा वाले सुपरहीरो कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं। वह अपने साथी बकी बार्न्स के साथ और आक्रमणकारियों के सदस्य के रूप में घरेलू और विदेश में खलनायक रेड स्कल और धुरी शक्तियों के अन्य सदस्यों से लड़ने जाता है। युद्ध के अंतिम दिनों में रोजर्स और बार्न्स एक प्रायोगिक ड्रोन विमान से उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरने के बाद मर जाते हैं। 59 रोजर्स को दशकों बाद सुपरहीरो टीम एवेंजर्स द्वारा पाया जाता है। सुपर सोल्जर सीरम ने उसे निलंबित एनिमेशन की स्थिति में बर्फ के ब्लॉक में जमे रहने की अनुमति दी है। 59 आधुनिक समय में पुनः जागृत रोजर्स ने एक वेशभूषा वाले नायक के रूप में गतिविधियों को फिर से शुरू किया, एवेंजर्स में शामिल हो गए और बाद में उनके नेता बन गए। 83 उनके कई कारनामों में एवेंजर्स या शील्ड के लिए किए गए मिशन शामिल है, जो उनके पूर्व युद्ध साथी निक फ्यूरी द्वारा संचालित एक जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। फ्यूरी के माध्यम से रोजर्स की दोस्ती शेरोन कार्टर से होती है, जो एक शील्ड एजेंट है, जिसके साथ वह अंततः एक साझेदारी और एक बार फिर से खत्म होने वाला रोमांस शुरू करता है। वह सैम विल्सन से मिलता है और उसे प्रशिक्षित करता है। 84 जब सीक्रेट एम्पायर द्वारा रोजर्स को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश का खुलासा होता है, तो यह पता चलता है कि यह साजिश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से रची गई थी, जिससे निराश रोजर्स कैप्टन अमेरिका की भूमिका को त्याग देता है और नोमैड की उपाधि धारण कर लेता है, जिसका अर्थ है बिना देश का आदमी। 85 अंततः वह फिर से इस पद को ग्रहण कर लेता है और बाद में खुद राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के लिए न्यू पॉपुलिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। 85 जब एक सरकारी आयोग उसे सीधे अमेरिकी सरकार के लिए काम करने का आदेश देता है, तो वह फिर से कैप्टन अमेरिका की भूमिका को त्याग देता है और कुछ समय के लिए द कैप्टन का उपनाम धारण कर लेता है। 86 11 सितंबर के हमलों के बाद रोजर्स दुनिया के सामने अपनी गुप्त पहचान प्रकट करता है। 85 एवेंजर्स के विघटन के बाद उसे पता चलता है कि बकी अभी भी जीवित है, जिसे विंटर सोल्जर बनने के लिए सोवियत द्वारा ब्रेनवॉश किया गया है। 87 बाद में सुपरहीरो को विनियमित करने के सरकारी प्रयासों की प्रतिक्रिया में रोजर्स एक भूमिगत पंजीकरण विरोधी आंदोलन का नेता बन जाता है, जो एवेंजर्स के सदस्य आयरन मैन के नेतृत्व वाले पंजीकरण समर्थक गुट से टकराता है। 88 महत्वपूर्ण विद्वेष के बाद वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देता है और गिरफ्तारी देता है। अपने परीक्षण के दौरान उसे शेरोन कार्टर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके कार्यों को खलनायक डॉ फॉस्टस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में ठीक हो चुका बकी कैप्टन अमेरिका की उपाधि ग्रहण करता है। 89 अंततः यह पता चलता है 90
वह एक सुपरहीरो के रूप में अपने कारनामों को फिर से शुरू करता है, हालांकि उसकी सार्वजनिक पहचान को आतंकवादी संगठन हाइड्रा के एक स्लीपर एजेंट द्वारा कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। व्यक्तित्व और प्रेरणाएं। रोजर्स का कैप्टन अमेरिका में रूपांतरण सेना द्वारा प्रायोजित है, लेकिन शायद अपनी खुद की शक्तिहीनता की जड़ों से पीड़ित, वह एक असंतुष्ट है जो नागरिक और सैन्य शासन में अपने वरिष्ठों के साथ झगड़ा कर सकता है, क्योंकि वह सुपरविलेन रेड स्कल से लड़ सकता है। वह समय से बाहर का आदमी है जो इस विखंडित उत्तर आधुनिक समय में जीवन में लाए गए महानतम पीढ़ी के प्रचार का चलता फिरता प्रतीक है। तानेहिसी कोट्स 92। स्टीव रोजर्स का व्यक्तित्व उनके संपादकीय इतिहास में बदल गया है, एक तथ्य जिसे मीडिया विद्वान जे रिचर्ड स्टीवंस कई दशकों की अवधि में कई लेखकों द्वारा चरित्र को लिखे जाने और फिर से व्याख्या किए जाने के एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखते हैं। हालांकि स्टीवंस चरित्र के व्यक्तित्व के दो पहलुओं की पहचान करते हैं जो अभिव्यक्तियों में सुसंगत रहे हैं, उनकी अटूट शुद्धता और दूसरों में चरित्र का न्याय करने की उनकी क्षमता। 93। शुरुआती कैप्टन अमेरिका की कहानियों में आमतौर पर रोजर्स की नागरिक पहचान पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। अपनी 1970 तो दोस्तों कैप्टन अमेरिका सिविल वार नाम की इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसका ही अगला पार्ट है। 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वार देखने को मिली थी, उसकी ही एंडिंग स्टोरी के बाद ये कंटिन्यू स्टोरी हमें देखने को मिलेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव द न्यू वर्ल्ड के अंदर। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, पूरी डिटेल आपको दे दी है, पूरी एक तरह से जो टीज़र ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो वो अभी तक आउट नहीं किया गया है, ऑफिशियल कोई टीज़र ट्रेलर आया नहीं है, बाकी फैन मेड आपको कोई देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही कोई रिलीजिंग डेट या अपडेट के बारे में आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको 14 फरवरी 2025 का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब भी आपको ये देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।